मैं हूं प्रियदर्शन और आप देख रहे हैं कलेक्टिव एजुकेशन यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोगों को जानकारी है, इस चैनल पर मैं राजनीति विज्ञान का कंटेंट लगातार आप लोगों के पास आप लोगों के लिए बनाता रहता हूं और अपलोड करता रहता हूं। मैंने अपने पिछले वीडियो में लोकतंत्र पर विस्तृत चर्चा कर ली थी और उसी वीडियो में मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं बहुत जल्द आपके बीच लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था और इस अवधारणा से आधारित जितने भी प्रश्न होंगे जो विगत वर्षों की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए होंगे, उन पर एक वीडियो लेकर के आऊँगा। तो आशा करता हूँ कि आपने वो पुराना वीडियो देख लिया होगा और आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था या जो लोकतंत्र की जो अवधारणा है उस पर विगत वर्षों की परीक्षाओं में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा, मैं इसमें कुछ प्रश्न लूंगा, 10-15 प्रश्न में 15 प्रश्न कम से कम इसमें लेने का प्रयास करूंगा और फिर जो बाकी प्रश्न बच जाएंगे उसको मैं अगले वीडियो में आपके सम्मुख ले आऊंगा, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो नहीं तो हो जाती है। और विद्यार्थियों से मेरा एक आग्रह रहेगा कि वो अपना कॉपी पेन लेके जब भी ये वीडियो देखें तो कॉपी पेन लेके आप जरूर बैठा करें, ताकि जो भी आपको इसमें इम्पोर्टेंट लगे आप उसको नोट डाउन कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना वीडियो लोकतंत्र पर आधारित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न। पहला प्रश्न है, लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? ये आप लोगों में से बहुत सारे लोग इस बात को भली भांति जानते हैं कि अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का ये प्रमुख एक कथन है जो कि उन्होंने लोकतंत्र के बारे में कहा था। अब ये तो बहुत आसान है, लेकिन जो आगे इसकी मैं व्याख्या आपको बताऊंगा उसमें भी बहुत सारी आपको जानकारियां मिलेंगी। यह प्रसिद्ध उदाहरण उन्होंने गेटिसबर्ग संबोधन में दिया था, जो कि उन्होंने 1863 में अपने संबोधन में दिया। आप लोगों को यदि जानकारी नहीं है तो आपको यह ज्ञात होगा कि अमेरिका में 1861 से 1865 के बीच जो है अमेरिका वो गृह युद्ध से जूझा और वहां पर गृह युद्ध चला 4 साल। तो वहीं एक सम्मेलन हुआ था गेटिसबर्ग में, जिसमें अब्राहम लिंकन का ये बहुत ही प्रसिद्ध कथन उन्होंने कहा था कि जो लोकतंत्र है वो जनता का शासन है, जनता द्वारा और जनता के लिए शासन है। तो आप लोग इस बात को जानते होंगे और ये प्रश्न पूछा गया है, किस परीक्षा में पूछा गया है ये आप अपने स्क्रीन पर देखते रहेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र का आवश्यक तत्व नहीं है? सार्वभौमिक मताधिकार, एक दलीय प्रणाली, नियमित चुनाव और मौलिक अधिकार। तो आप लोग इसमें से देख सकते हैं जो एक दलीय प्रणाली है वो इसमें से लोकतंत्र का आवश्यक तत्व नहीं है, क्योंकि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में भी बता दिया था कि जहां भी लोकतंत्र होगा, एक आदर्श लोकतंत्र वही होगा जहां कम से कम 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दल होंगे। एक दलीय व्यवस्था अधिकतर साम्यवादी जो शासन व्यवस्था वाले देश हैं वहां आपको देखने को मिलेंगे। इसके उदाहरण हैं जैसे चीन, क्यूबा, लाओस, वियतनाम। इन जगहों में आपको एक दलीय शासन प्रणाली मिलेगी। हालांकि ये भी अपने को लोकतांत्रिक होने का दावा करते हैं, लेकिन ये आदर्श लोकतंत्र नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक दलीय प्रणाली है और एक आदर्श लोकतंत्र जहां होता है वहां बहुदलीय प्रणाली पाई जाती है, यानी 2 या 2 से अधिक दल वहां अवश्य पाए जाएंगे। तो ये जो है इन विकल्पों में से एक दलीय प्रणाली जो है वो लोकतंत्र का आवश्यक तत्व नहीं है। जहां एक दलीय शासन प्रणाली होती है वहां पर अधिक देखने को ये मिलता है कि वहां तानाशाही या एकाधिकारी शासन की प्रवृत्तियां देखने को मिलती हैं।
तो ये प्रश्न कौन सी परीक्षा में पूछा गया है, ये आपको आपकी स्क्रीन पर दिख गया है। अगला प्रश्न है, भारत में लोकतंत्र का संवैधानिक आधार क्या है? और इसके विकल्प है संघीयता, प्रस्तावना और मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और संविधान का भाग 4। तो इसमें प्रस्तावना और मौलिक अधिकार जो है वो भारत में लोकतंत्र का एक संवैधानिक आधार माना जा सकता है, क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना में ही ये लिख दिया गया है कि भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य होगा। और इसके भाग 3 में मौलिक अधिकारों की भी बात की गई है, जो कि नागरिकों को प्रदत्त हैं संविधान के द्वारा, और प्रत्येक नागरिक को जो है वो मौलिक अधिकारों की गारंटी हमारा भारत का संविधान देता है। तो ये प्रश्न आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न जो है वो है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण कौन सा है? तो इसमें आप देख सकते हैं, इसमें जो विकल्प हैं भारत, अमेरिका, स्विट्जरलैंड और फ्रांस। इसमें आप देख सकते हैं कि स्विट्जरलैंड एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है, बाकी अन्य तीनों विकल्पों में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है। स्विट्जरलैंड में जनमत संग्रह और पहल यानी इनिशिएटिव के माध्यम से नागरिक जो है वो सीधे नीतियों और निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। कानून बनाने की प्रक्रिया में भी वे लोग भाग लेते हैं, और वहां पर समय समय पर जनमत संग्रह या कोई आम व्यक्ति भी वहां किसी कानून बनाने के लिए एक इनिशिएट कर सकता है। तो ये हम कह सकते हैं कि स्विट्जरलैंड में जो है वो एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है, और वर्तमान विश्व में जो है वो मात्र एक देश जो आदर्श रूप में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एक बहुत शानदार उदाहरण है, वह है स्विट्जरलैंड। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, बहुमत का अत्याचार, टेरनी ऑफ मेजोरिटी, यह अवधारणा किससे संबंधित है? और ये जो विकल्प आपके पास दिए गए हैं वह है जॉन रॉल्स, J.S. मिल, रॉबर्ट डहल और अलेक्जेंडर हैमिल्टन। तो इसमें जो J.S. मिल है, उन्होंने अपनी पुस्तक ऑन लिबर्टी, जो राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी हैं उनको ज्ञान होना चाहिए इस बात का कि जो J.S. मिल है वो एक बहुत बड़े विचारक हैं, जिन्होंने राजनीति विज्ञान में स्वतंत्रता पर एक किताब लिखी है ऑन लिबर्टी, और इसमें उन्होंने बहुमत के शासन के खतरों पर चेतावनी दी थी। और इसीलिए जो है जो ये अवधारणा है बहुमत का अत्याचार, इसमें आप इसका जो सही आंसर है वो J.S. मिल को आप बता सकते हैं। J.S. मिल इसका सही उत्तर है। उन्होंने अपनी पुस्तक ऑन लिबर्टी में बहुमत के शासन के खतरों पर जो है वो चेतावनी दी है, बहुत विस्तार पूर्वक उन्होंने इस पर लिखा है। अगला जो प्रश्न है वह है, निम्नलिखित में से कौन भारत में लोकतंत्र की सफलता का मुख्य कारण माना जाता है? सैन्य शक्ति, लोक सहभागिता, भाषाई एकता और आर्थिक समृद्धि। तो लोकतंत्र की सफलता का मुख्य कारण जो है इन विकल्पों में से जो दिखता है वह है लोक सहभागिता। बिना लोक सहभागिता के यानी बिना जन सहभागिता के कोई लोकतंत्र नहीं हो सकता, इसलिए इसका विकल्प बी सही है, लोक सहभागिता। भारत में लोकतंत्र की सफलता का आधार नागरिकों की चुनाव में सक्रिय भागीदारी रही है। जैसा कि आप लोग जानते हैं भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, और भारत की जनता अपने जनप्रतिनिधियों का चुनाव करती है, और वे लोग आगे जो है वो निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में या कानून बनाने की प्रक्रियाओं में भाग लेते हैं जो जनप्रतिनिधि होते हैं। चाहे राज्यों की विधानसभाओं की बात की जाए या संसद में जो हम अपने प्रतिनिधि भेजते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिनको हम कहते हैं, वो जनता के द्वारा चुने जाते हैं, और वे भारत में कानून बनाने की प्रक्रिया में भागीदारी करते हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं हम
कि भारत में लोकतंत्र की सफलता का जो मुख्य कारण है वह है जन सहभागिता या लोक सहभागिता। अगला जो प्रश्न है वह है लोकतंत्र सबसे कम बुरा शासन प्रणाली है। लोकतंत्र सबसे कम बुरी शासन प्रणाली है, यह कथन किसका है? यह जो आपके पास यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं उनमें महात्मा गांधी, विंस्टन चर्चिल, B.R. अंबेडकर और कार्ल पॉपर। तो इसका जो सही उत्तर है वह है विंस्टन चर्चिल। ये एक प्रसिद्ध लेखक और राजनीतिज्ञ रहे हैं ब्रिटेन के। उन्होंने यह बताया है कि डेमोक्रेसी में तमाम बुराइयां हो सकती हैं, लेकिन जितनी भी फॉर्म्स हैं गवर्नमेंट की, उनमें से अगर देखा जाए तो सारी कई बुराइयां होने के बावजूद भी डेमोक्रेसी उनमें सबसे कम बुरा शासन प्रणाली है। इस बारे में उन्होंने कहा भी है कि डेमोक्रेसी इज द रोस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक्सेप्ट फॉर ऑल दोज अदर फॉर्म्स दैट हैव बीन ट्राइड फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो ये उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा है और लोकतंत्र को कई बुराइयां होने के बावजूद भी सबसे कम बुरी शासन प्रणाली उन्होंने बताया है। तो इसका सही उत्तर है विंस्टन चर्चिल। अगला जो प्रश्न है वह है भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण कौन सा है? और यहां पर आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण, इसमें राज्यसभा, ग्राम सभा, लोकसभा और राष्ट्रपति चुनाव, इसमें जो है ये आपके सम्मुख विकल्प हैं। तो इसमें आप सही उत्तर ग्राम सभा लिख सकते हैं। ग्राम सभा क्यों है प्रत्यक्ष लोकतंत्र का सबसे अच्छा उदाहरण? 73वें संविधान संशोधन के तहत जो ग्राम सभा होती है वो नागरिकों को सीधे निर्णय लेने के अवसर देती है, जो कि एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र का रूप है। और प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है वो वहां पर क्या होता है कि जनता जो है वो निर्णय लेने की स्थिति में होती है। अब यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं राज्यसभा में तो चुनाव ही जो है वो अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। राष्ट्रपति चुनाव में भी अप्रत्यक्ष तरीके से चुनाव होता है। लोकसभा में आम जनता जो है वो अपने प्रतिनिधि चुनती है, लेकिन ग्राम सभा में आप ग्राम प्रधान अवश्य चुनते हैं, लेकिन जब भी ग्राम सभा की बैठक होती है तो उसमें ग्राम सभा के जितने भी वयस्क मतदाता होते हैं वो ग्राम सभा के सदस्य होते हैं और जितने भी कार्य होते हैं उनकी सहमति से और उनसे जो है विचार विमर्श करके ही जो है वो आगे का निर्णय लिया जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र का जो सबसे अच्छा उदाहरण भारत में देखा जा सकता है वह है ग्राम सभा। और ये कौन से प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है ये आपने स्क्रीन पर देखा। अगला प्रश्न है लोकतंत्र की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? और आपके पास विकल्प हैं जनसंख्या वृद्धि, भ्रष्टाचार, शिक्षा का अभाव या उपरोक्त सभी। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये जितने भी विकल्प हैं वो एक तरह से लोकतंत्र की चुनौतियां ही हैं। बहुत अधिक जनसंख्या भी जो है वो लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि जब बहुत अधिक जनसंख्या होती है तो उसमें राष्ट्रीय एकता और लोगों में वैमनस्यता भी बढ़ जाती है। साथ ही भ्रष्टाचार तो लोकतंत्र की चुनौती रही ही है। शिक्षा का अभाव भी लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो ये सारे विकल्प सही हैं। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं भ्रष्टाचार, अशिक्षा और जनसंख्या का अति दबाव, ये सभी जो है लोकतंत्र के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए उसमें बाधक है। अगला जो प्रश्न है वह है लोकतंत्र की अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ विकसित हुई? ये मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में भी बताया था और आप देख सकते हैं कि इसका सही उत्तर है एथेंस, ग्रीस। यहाँ पर जो है वो लोकतंत्र की शुरुआत मानी जाती है। जो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में एथेंस में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का विकास हुआ था। यानी जो है यहाँ
जो निर्णय लेने की प्रक्रिया में आम व्यक्तियों को, हालांकि उसमें पुरुषों को ये अधिकार था, महिलाओं को अधिकार नहीं दिया जाता था, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि जो प्राचीन एथेंस है वो लोकतंत्र का इसमें सबसे पुराना एक उदाहरण है और वो यहीं से लोकतंत्र का विकास हुआ है। हालांकि एक बार फिर से कह देना चाहता हूं कि वहां पुरुष ही केवल जो है, जो वयस्क पुरुष होते थे उन्हीं को राजकीय कार्यों में निर्णय लेने के लिए जो है वो उन्हीं को अधिकार प्राप्त था, महिलाओं को ये अधिकार प्राप्त नहीं था। लेकिन फिर भी एथेंस जो है वो लोकतंत्र का एक प्राचीन उदाहरण अवश्य है और यहीं से लोकतंत्र का प्रादुर्भाव माना जाता है। अगला जो प्रश्न है वह है भारत में लोकतांत्रिक केंद्रवाद की अवधारणा किससे संबंधित है, और इसका विकल्प जो इसके दिए गए हैं B.R. अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद और सरदार पटेल। तो मैं आपको बता देता हूं, भारत में लोकतांत्रिक केंद्रवाद की अवधारणा जो है वो सबसे अधिक जो है वो संविधान सभा के जो हमारे प्रारूप समिति के अध्यक्ष रहे हैं डॉक्टर B.R. अंबेडकर, उनसे जुड़ी हुई है। उन्होंने संविधान सभा में भारत में लोकतांत्रिक केंद्रवाद के समर्थन में जो है वो वक्तव्य दिया और केंद्र और राज्यों के बीच उन्होंने संतुलन कायम करने की बात की। हालांकि उन्होंने ये कहा कि भारत में एक मजबूत केंद्र होगा, लेकिन राज्यों को भी उन्होंने कई अधिकार दिए हैं और मजबूत केंद्र उन्होंने इसलिए आवश्यक बताया क्योंकि इससे जो है भारत की राष्ट्रीय एकता और अखंडता इससे सुनिश्चित हो सकेगी। और इसलिए कह सकते हैं हम कि भारत में लोकतांत्रिक केंद्रवाद की जो अवधारणा इन विचारकों में से जो सबसे मजबूती के साथ जुड़ी हुई है वे विचारक हैं डॉक्टर V.R. अंबेडकर। तो आप समझ गए होंगे। अगला जो प्रश्न है वह है निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र का आलोचक था। यहां पर अरस्तु, प्लेटो, जॉन लॉक और रूसो ये विकल्प आपके पास मौजूद हैं और यहाँ पे आप लोगों को स्पष्ट रूप से आप जान सकते हैं कि प्लेटो इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि प्लेटो ने लोकतंत्र को बहुत बुरा शासन बताया और उनका यह मानना था कि जो राज्य की बागडोर होगी वह जो है एक ऐसे व्यक्ति के पास होनी चाहिए जो बहुत विवेकशील हो, और उन्होंने ये माना कि जो लोकतंत्र है उसमें कभी भी जो है ये खतरा हमेशा बना रहता है। ये आवश्यक नहीं है कि जो बहुत विवेकशील लोग हों उन्हीं के हाथों में वो राज्य की बागडोर रहे। कई बार ऐसे लोग भी चुनाव जीत जाते हैं जो अधिक विवेकशील नहीं होते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि इन विचारकों में से प्लेटो वो विचारक हैं जिन्होंने लोकतंत्र की बहुत आलोचना की है और उन्होंने लोकतंत्र को अराजकता का शासन बताया और अराजकता की ओर ले जाने वाला शासन बताया था। और उन्होंने राजनीतिक दर्शन में वो एक राजऋषि शासन के पक्ष में थे, यानी वो एक ऐसे व्यक्ति को हाथ में सत्ता देना चाहते थे जो कि दार्शनिक हो, जो कि ज्ञानी हो, जो कि सांसारिक मोह माया से थोड़ा ऊपर हो। इस ऐसे व्यक्ति के हाथ में वो शासन सत्ता सौंपना चाहते थे। वे अपने समय जो वहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं उन्होंने देखी थी उससे बहुत क्षुब्ध थे। उन्होंने अपने गुरु सुकरात को जहर का प्याला पीते और उनकी मृत्यु उन्होंने देखी थी और उससे वे बहुत क्षुब्ध थे और इसीलिए वो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के बहुत आलोचक थे। अगला प्रश्न है लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण आयाम क्या है, और यहाँ जो आपके पास विकल्प दिए गए हैं उसको आप समझ सकते हैं कि राजनीतिक भागीदारी है, आम जनता की जो राजनीतिक भागीदारी है वो लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण
लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण आयाम है। लोकतंत्र केवल चुनाव ही नहीं बल्कि नागरिकों की नीति निर्माण में सक्रिय भूमिका को दर्शाता है। इसलिए जो है लोगों की सक्रिय राजनीतिक भागीदारी यह लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण आयाम माना जा सकता है। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र एक जीवन जीने का तरीका है, यह कथन किसका है? लोकतंत्र को एक जीवन जीने का तरीका के रूप में किस व्यक्ति ने परिभाषित किया है? और ये विकल्प आपके पास है, जॉन ड्यूई, हेरोल्ड लॉस्की, जॉन ड्यूई और एमएन रॉय। यहां पर दो विकल्प आपको एक जैसे दिख रहे होंगे। जॉन ड्यूई इसका सही उत्तर है। जॉन ड्यूई ये डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जिस समय अमेरिका में कोलंबिया विश्वविद्यालय में पढ़ते थे तो उनके गुरु थे, और डॉक्टर अंबेडकर इनसे बहुत अधिक प्रभावित थे, और उन्होंने जॉन ड्यूई के जो व्यवहारवाद और जो उनका सामाजिक न्याय का जो उनका नजरिया था, और शिक्षा के प्रति जो उनका शिक्षा के महत्व को जो जिस तरह से वो बताते थे अपने व्याख्यानों में, तो उससे वो बहुत प्रभावित थे। तो जॉन ड्यूई ने जो है वो लोकतंत्र को एक शासन प्रणाली ही नहीं माना बल्कि उसको एक जीवन का आदर्श भी बताया और जीवन जीने का एक तरीका भी बताया। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण आपको ये प्रश्न है, इसको आपको याद रखना चाहिए। और जब ये भी आपको याद रखना चाहिए कि जब डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर कोलंबिया विश्वविद्यालय के छात्र थे तो उनके गुरु के रूप में भी उन्होंने वहाँ कार्य किया था। जॉन ड्यूई उनके गुरु थे। ये बहुत बड़े शिक्षा शास्त्री थे और इनको शिक्षा शास्त्र में भी बहुत गहराई से पढ़ाया जाता है। जो लोग बीएड करते हैं वे लोग जानते होंगे, या जिनका शिक्षा शास्त्र एक विषय रहा है, ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये एजुकेशन में ही यूजीसी नेट में पूछा गया प्रश्न भी है। तो लोकतंत्र एक जीवन जीने का तरीका है, ये जॉन ड्यूई का कथन है। अगला जो प्रश्न है, भारत में मतदान की न्यूनतम आयु क्या है? ये प्रश्न तो सभी बच्चे जानते ही हैं कि भारत में जो एक वोट डालने की उम्र है वह 18 वर्ष है। हालांकि जब भारत का संविधान लागू किया गया था उस समय जो है वो वोट डालने की उम्र वो है 21 वर्ष थी, लेकिन 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 में इसको 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया था, जो मतदान की न्यूनतम आयु है। और इसके पीछे यही मंशा थी कि भारत के लोकतंत्र में जो युवा वर्ग है वह अधिक से अधिक भागीदार बन सके, और इसीलिए जो है वो वोट डालने की उम्र को 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। तो मैं बहुत अधिक लंबा ये वीडियो नहीं बनाऊंगा। आप लोगों ने ये जो प्रश्न हैं वो आपने देख लिए होंगे, समझ लिए होंगे। तो आपने ये वीडियो देखा और इससे आप जरूर लाभान्वित हुए होंगे, आशा करता हूं। और आप इसको अपने साथियों के साथ शेयर अवश्य करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें, और जो भी आपको मैटर दिया जाता है इसको आप साथ साथ आप नोट करते रहें, तो आपको काफ़ी अच्छी जानकारियाँ आपको एकत्रित हो जाएंगी। और किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में जब आप सम्मिलित होंगे तो ये आपके लिए बहुत उपयोगी और लाभकारी सिद्ध होंगे, और आप अपनी पढ़ाई करते रहेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।